नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सहरावत आपका नीजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ये एक मैराथन क्लास चलेगी। जिसको हिंदी अच्छे से आती है उनका ये सुपरफास्ट रिवीजन होगा, और जिसको हिंदी नहीं पढ़ने का मौका मिला, जो टाइम कम था, क्योंकि एस्टेट जो है हमारा वो 3-4 नवंबर को होने वाला है, तो उसके लिए जो हिंदी व्याकरण हम पढ़ेंगे वो कहाँ यहाँ से कम से 12-13 नंबर आप 15 में से गेन कर पाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी। हम पूरी का पूरा जो हिंदी का रिवीजन, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। हिंदी जो है एक भाषा है, ठीक है, और ये भाष धातु, भाष जो है वो धातु से बनी है, ठीक है। और इसमें 18 भाषा परिवार हैं, टोटल 18 भाषा परिवार हैं। उसमें से भारोपीय परिवार की ये भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी, ठीक है। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। अब बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला, इसको बोलते हैं वैयाकरण। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्याकरण को जानने वाला, तो व्याकरण को जानने वाला होता है वैयाकरण होता है, ठीक है। व्याकरण जो है 4 प्रकार की हम यूज करते हैं। किस तरीके? एक तो वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद शब्द व्यवस्था, फिर पद व्यवस्था, और उसके बाद है वाक्य व्यवस्था। यानी कि व्याकरण का हम यूज करते हैं 4 चीज़ों में, ठीक है। व्याकरण का जो यूज है वो 4 प्रकार से किया जाता है। वर्ण को व्यवस्थित करने के लिए, शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए, पद को व्यवस्थित करने के लिए, और वाक्य को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। अब जो वर्ण होता है, वर्ण किसको बोलते हैं? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कहलाती है वर्ण, ठीक है। या ध्वनि कहते हैं इसको, ध्वनि भी इसको बोलते हैं वर्ण को, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ठीक है, और इसी ध्वनि को जो है वर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसके जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, इसके जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला जो है वो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। ये प्रश्न कई बार सिंपल से पूछ ले जाते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वर्णमाला जो है वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है, जिसके अनुसार जो है अर्थ निकलता है, ठीक है। तो जो मूलतः हिंदी व्याकरण में जो वर्ण है वो है 45, और लेखन के आधार पर जो है, लेखन के आधार पर हैं 52, ठीक है। स्वर और व्यंजन होते हैं वर्ण में, ठीक है, स्वर और व्यंजन होते हैं वर्ण में होते हैं। तो इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर जो है ये कितने होते हैं? लेखन यानी कि जब हम लिखते हैं, जो वर्णों को हम लिखते हैं, तो उसके आधार पर जो होते हैं 13 स्वर होते हैं, 35 जो है व्यंजन होते हैं, और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर व्यंजन सीधे पूछ लिया जाए तो 35 होते हैं, और स्वर होते हैं वैसे देखा जाए तो 11। अगर स्वरों की संख्या पूछ ले, स्वरों की संख्या जो है 11। अगर पूछ ले कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या है 13, क्योंकि जो अंग और जो अ है वो भी किस में होते हैं? स्वरों में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो देखा जाए तो कितने स्वर हैं? वैसे 11 स्वर हैं, और कुल अगर पूछ लिया जाए तो 13 स्वर हैं, ठीक है। लेखन के आधार पर जो है वर्ण होते हैं 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। और मूलतः जो अगर देखा जाए तो वो कितने होते हैं? 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर। बिल्कुल आपको किसी प्रकार की इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रिवीजन है ये आपका, ताकि
हमारी कोशिश ये है कि 15 में से 12 से 13 नंबर पक्के जो है आप हमारी इस क्लास के पढ़ने से आप गेन कर सको, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको पता है लिपि, लिपि जो होती है, ठीक है, किसी भी भाषा के लिखने का ढंग होता है लिपि। तो हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की लिपि जो है वो है देवनागरी। ठीक है, पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी, वो है गुरुमुखी। और उर्दू की जो लिपि है वो है फारसी, उर्दू की जो लिपि है वो है फारसी। ठीक है, उर्दू की लिपि फारसी है। ठीक है, 3 मूलतः ये पूछी जाती हैं। ठीक है, अंग्रेजी की है रोमन, अंग्रेजी की रोमन है। ठीक है, हिंदी और जो देवनागरी है ये संस्कृत की, मराठी की, ठीक है, नेपाली, इनकी जो है सारी ये जो है लिपि है देवनागरी। ठीक है, राजभाषा है हमारी, राजभाषा है हिंदी। ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है वो किसी को नहीं है, ना अंग्रेजी को ना हिंदी को। राजभाषा है हिंदी, जिसमें क्या होता है, राजकीय जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, हिंदी में होते हैं। ठीक है, तो राजभाषा जिसे कहते हैं, किसे कहेंगे, राजभाषा उसे कहेंगे जो जिस भाषा में जो है राजकीय कार्य होते हैं, सरकारी जो काम होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं जो राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे बोलने वाली भाषा जो है वो बांग्ला है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर भारत में बोली जाती है तो वो भाषा होती है बांग्ला। ठीक है, हिंदी जो है, हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है, बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, टोटल 18 भाषा परिवार हैं। ठीक है, 18 भाषा जो हैं परिवार हैं टोटल। ठीक है, और हिंदी का जो जन्म है, हिंदी का जन्म वो अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश, अपभ्रंश से माना जाता है हिंदी का जन्म। ठीक है, और वर्तमान की जो हिंदी बोली है, वर्तमान में खड़ी बोली है ये, वर्तमान में जो है हिंदी वो खड़ी बोली है। ठीक है, भारत का जो संविधान है, संविधान में 343 से 351 ये जो आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, इसके तहत जो है भाषा का जिक्र है। ठीक है, संविधान के 343 से जो 351 का जो अनुच्छेद है उसके अंदर भाषा का जो है जिक्र किया गया है कि हमारे जो स्टार्टिंग में जैसे अनुसूची, टोटल जो अनुसूची हैं वो 12 हैं, संविधान में अब 12 अनुसूची हैं। ठीक है, तो संविधान के 343 से 351 का जो अनुच्छेद है उसमें भाषा का जिक्र किया गया है। ठीक है, और जिन जिन भाषाओं को दर्जा दिया गया है उसको सारा का सारा जो है विवरण इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को राजकीय भाषा का दर्जा जो है हिंदी को दिया गया था, हिंदी को दिया गया। ठीक है, 14 सितंबर को 1949 को जो है राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा वो हिंदी को दिया गया। और तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, अनुसूची में 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाओं को जो है दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि हिंदी की जननी कौन है, तो वो है संस्कृत। हिंदी की जननी जो है वो है संस्कृत है भाई। ठीक है,
और विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजित किए गए, हिंदी को जो है इतना प्रचार करने के लिए, प्रसारित करने के लिए कि विदेशों में भी हिंदी भाषा बोली जाए। तो उसके लिए पहली बारी जो हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, हिंदी विश्व सम्मेलन ये हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी 1975 में, तब हुआ था। ठीक है, और अब तक जो है 2018 में हुआ था पिछला। ठीक है, और अब 2023 में होने वाला है भाई, 2023 में होगा इस बार। ठीक है, 2018 में आयोजित किया गया था मॉरिशस में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और इसका मतलब उद्देश्य जो रखा गया था ये था कि हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो हर जगह पे हो। ठीक है, तो हिंदी जो विश्व सम्मेलन जो होता है वो 1975 से शुरू किया गया था, अभी तक 11 हो चुके हैं, 12वां अभी 2023 में होने वाला है। ठीक है भाई, और भोपाल में हमारे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, भोपाल में हुआ था 10वां 2015 में। ठीक है, 2018 में 11वां हो चुका है, और अब 2023 में जो है 12वां होगा। ठीक है, 2023 में 12वां होगा भी। समझ आई बात? मैंने आपको बता दिया कि मूलतः जो वर्ण हैं वो कितने हैं, 52 हैं, और स्वरों की कुल संख्या 13 है। अगर वैसे स्वर पूछ ली जाए तो 11 होते हैं। ठीक है, और देवनागरी की लिपि, हमने सारी लिपियां पढ़ ली, लेकिन देवनागरी जो लिपि है इसकी भी लिपि है। देवनागरी की जो लिपि है वो बर्मी है। वो कौन सी है? बर्मी। ठीक है, और जो बुद्ध ने जो अपने सारे के सारे जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? तो वो पाली भाषा में दिए थे, पाली में। जबकि जैन ने सारे के सारे जो हैं वो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, तो बुद्ध ने जो सारे बौद्ध धर्म में ज़्यादातर जो यूज की गई वो पाली भाषा थी, और जैन धर्म में जो यूज की गई थी वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। खड़ी बोली के प्रथम कवि जो है वो माने जाते हैं अमीर खुसरो, जिसे तोता हिंद कहा जाता है। और इसने लगभग 8 जो दिल्ली सल्तनत के सम्राट थे उनके साथ काम किया था, अमीर खुसरो। इनको जो है खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है माना गया है। ठीक है भाई, प्रथम कवि जो है माना गया है। समझ आया? ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, पूछें। अभी अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप बताएं भाई। ये जो सारा था हिंदी का इतिहास था जो हमने अभी पढ़ा है। ये हिंदी का इतिहास है कि कहाँ से हिंदी की शुरुआत हुई थी, किस तरीके से हिंदी को प्रसारित किया जा रहा है। ठीक है, तो 12 जो सम्मेलन हिंदी के होने वाले हैं, 12वां सम्मेलन जो 2023 में होगा, अभी तक 11 सम्मेलन जो है हुए हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं वर्ण की। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वरों को इनको क्या बोला जाता है? 3 प्रकार के होते हैं स्वर, 1 2 3। ठीक है, तो स्वर होंगे जैसे हर्षव स्वर, इसको मूल स्वर कहा जाता है, मूल स्वर, या एक मात्रिक यानी कि एक मात्रा। ठीक है, उसके बाद दीर्घ स्वर। ठीक है, द्विमात्रिक किसको बोलते हैं? और प्लूत स्वर। ठीक है, 3 प्रकार के स्वर होते हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। हर्षव स्वर वो होता है जिसको बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है। हर्षव स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ये 4 होते हैं, ए, ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, 4 होते हैं ये, ए, ई, ऊ और री। एक पहले होता था लरी, ये ल के नीचे रह, इसको अब क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो टोटल जो अगर माने जाते हैं 11 स्वर, कुल स्वर 13 होते हैं, तो उसमें 4 जो होते हैं वो हर्षव स्वर होते हैं, ए, छोटी, छोटा ऊ और री। उसके बाद दीर्घ स्वर में क्या होता है कि बोलने में जो हर्षव स्वर से दुगना समय लगता है।
ठीक है। तो ये कितने हो गए, टोटल 7 हो गए, आ ई उ ए आई ओ और औ, ठीक है। ये 7 स्वर जो होते हैं ये होते हैं। प्लुत स्वर जो होता है जिसको बोलने में 3 गुना समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय, जैसे किसी को पुकारते हैं, जैसे ओम ऐसे बोलते, तो स्वर में जो है उच्चारण के समय ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। स्वर में उच्चारण के समय जो है ज़्यादा समय लगता है, तो उसको बोलते हैं कौन सा स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। जैसे किसी को दूर से पुकारने के लिए बोलते हैं हे राम, तो स्वर जो हम बोलते हैं तो बोलने में समय ज़्यादा लेता है, तो उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर जो होता है द्विमात्रिक होता है, ठीक है। और हर्षव स्वर होता है जिसमें मूल स्वर इसको बोलते हैं जो बिल्कुल कम होता है, ठीक है। 4 होते हैं मूल स्वर जिसको हर्षव स्वर कहते हैं, 1 मात्रिक होते हैं ये। दीर्घ स्वर जो होता है 2 मात्रिक होते हैं जिसमें हर्षव स्वर की बजाय ज़्यादा समय लगता है, वो होते हैं 7। और प्लुत स्वर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है बोलने में, वो होता है ओम, ठीक है। ये ओम होता है। ठीक है भाई। अब व्यंजन की बात करी जाए, व्यंजन सपर्शी व्यंजन भी होते हैं। सपर्शी जिसको बोलने में सपर्श होता है पूरे मुंह से, जैसे सपर्श की आवाज़ आती है, जीभ और कंठ जैसे पूरा का पूरा सपर्श करके बोलते हैं, उसको सपर्शी व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी होते हैं जिसमें थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है। सुक्त व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा हम आगे पढ़ेंगे। उत्सिक्त व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए सपर्शी व्यंजन होता है, ठीक है, एक प्रकार, उसमें 2 मतलब ये टाइप हैं, ये हम पूरे के पूरे डिटेल में भी करेंगे भाई, ठीक है। स्वर हमने कर लिए हैं, अब व्यंजन करेंगे पूरा डिटेल के साथ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अयोगवा और ये करवा देता हूं, अयोगवा और अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक का विपरीतार्थक बताओ भाई, एक बार सारे कमेंट करके बताओ अनुनासिक का विपरीतार्थक, ठीक है। तो अनुनासिक का जो विपरीतार्थक होता है वो निर्नुनासिक होता है, निर्नुनासिक, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनुनासिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनुनासिक का जो विलोम शब्द होता है वो निर्नुनासिक होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो अनुनासिक स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे सांप, सांप, ठीक है, जैसे सांप हो गया, चांद, ठीक है, आंख। तो ये जो शब्द हैं इनको बोलने के समय जो हमारी हवा है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है, वो होते हैं कौन से, अनुनासिक। अयोगवा कौन से होते हैं, अयोगवा होते हैं जिनको बिना जोड़े हम नहीं बोल सकते, ठीक है। इनको मतलब क्या है, किसी स्वर के साथ जोड़ के ही बोला जा सकता है, बिना जोड़े हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अनुस्वार आपको पता चल गया, अनुस्वार होते हैं जो केवल नाक से बोले जाते हैं, जैसे रंक, ये अंकी बिंदी, रंक, पंक, शंक, ठीक है। जो अकेली अंकी बिंदी होती है ये अनुस्वार होती है, अनुस्वार, ठीक है, जो सिर्फ बोलते वक्त नाक का यूज होता है। जबकि जो अनुनासिक होते हैं वो क्या होता है, नाक के साथ में हम जो नाक और मुंह से दोनों से जो आवाज़ आती है, सांप, चांद, आँख, तो ये सारे के सारे जो हैं अनुनासिक स्वर हैं भाई, सारे के सारे अनुनासिक हैं। अच्छा, पर सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले आपसे कि हिंदी में जो मात्राएं कितनी है, मात्रा की संख्या, मात्रा कितनी है, ठीक है। ये प्रश्न आ जाए आपके पास, ऑप्शन आ जाए 7, 9, 10, 12, तो आप बताइए कौन सा आंसर देंगे। आपसे पूछ ले जाए मात्रा कितनी है, ठीक है। स्वर जैसे क्या है, 11 हैं, कुल स्वर 13, तो मात्रा कितनी है, तो मात्रा जो है वो 10 हैं, मात्रा जो है स्वरों की, तो टोटल मात्रा जो है 10 है भाई, ठीक है। मात्रा कितनी है, तो आप अगर ऑप्शन दे दे एग्जामिनर 7, 9, 10, 12, तो आपका आंसर क्या देना है, मात्रा जो है हिंदी में 10 होती हैं, ठीक है। मात्रा जो होती है हिंदी में 10 होती हैं। एक आगत व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन, ठीक है, जो व्यंजन आए हैं बाहर से, जैसे ख है, ख के नीचे ये एक बिंदु सा लगा होता है,
ये आगत व्यंजन है। जय है, जय के नीचे बिंदु सा लगा होता है, ये जय। और फै, ठीक है, ये जो सारे तीनों हैं ये आगत व्यंजन है। तीनों जो हैं ये आगत व्यंजन है भाई, ठीक है। और आगत स्वर, आगत स्वर, आगत स्वर जो है ये है डॉक्टर, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ये वाला, तो ये जो है आगत है। होल हो गया, जैसे होल, तो ये जो है यूज किया हुआ है, ये सारे के सारे क्या हैं, आगत स्वर हैं, ठीक है। स्वरों को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं, हल, ठीक है। अच, जैसे हमने संधि पढ़ेंगे आगे तो उसमें आएगा अच संधि, स्वर संधि को भी बोलते हैं, और व्यंजन संधि जो होती है हल संधि होती है, ठीक है। तो व्यंजन का दूसरा नाम हल है और स्वर का दूसरा नाम अच है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। स्पीड थोड़ी हो सकती है क्योंकि मैराथन क्लास पढ़ रहे हैं, और मैराथन का मतलब ये होता है कि हम जो 2-3-4 घंटे जितने भी हम पढ़ें उसमें पूरा सिलेबस थ्रू आउट जो है कवर कर लें, ताकि कोई भी टॉपिक अगर पूछ ले तो उसके बारे में नॉलेज हो। अगर ना भी पढ़ के जाएं तो कम से कम उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है भाई, उसके बारे में नॉलेज जो है होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ठीक है। तो उच्चारण स्थान हम पढ़ रहे हैं। उच्चारण स्थान होते हैं कंठ से बोलने वाले, जिसमें हम कंठ से बोलते हैं, ठीक है। फिर होते हैं तालु, तालव्य, मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद दंत्य, ठीक है, और ओष्ठ, ठीक है। यानी कि जो वर्ण हम बोलते हैं जिसमें सिर्फ कंठ से आवाज निकलती है उनको कंठ बोलेंगे। जो तालव्य होंगे, तालु, जो हमारा तालु को अगर जीभ टच करेगी वो तालव्य होंगे। मूर्धा, जो मूर्धन्य हो गए वो मूर्धा को टच करेंगे। दंत, जो दांतों को टच करके वर्ड बोले जाएंगे वो दंत्य होंगे। और ओष्ठ, जो ओठों के यूज करके जो बोले जाएंगे वो क्या होंगे, ओष्ठ व्यंजन होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कंठ, कैवर्ग, ठीक है। कंठ जो है ये कैवर्ग जो है हमारा क ख घ घ ड़, क ख घ घ ड़, आप बोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है कैवर्ग यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, इसको एक याद करने की तरीक है, जैसे कचट तप। कई बार क्या होता है जब हम NR पढ़ नहीं रहे होते तो ये जो लाइनें आगे पीछे हो जाती हैं। कैसे शुरू करते हैं, कै कबूतर खे खरगोश, लेकिन आगे टै की पहले बोलते हैं, तय की च की बाद में बोल देते हैं लाइन। तो ये याद करने का तरीका है, इसका जो सीक्वेंस है वो कचट तप है, यानी कि पहले कै की लाइन आएगी, फिर च की आएगी, फिर टै की आएगी, फिर तय की आएगी, फिर पै की आएगी, ठीक है। तो कंठ जो है वो कैवर्ग होता है। तालु जो होता है वो चैवर्ग होता है, चैवर्ग। कचट तप हमने इसी तरीके से यूज किया है। तो कंठ जो है वो कैवर्ग होता है, पूरा कैवर्ग। तालव्य जो है वो चैवर्ग होता है, ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य जो है वो टैवर्ग होता है, ट ठ ढ ढ ण, ठीक है, ट ठ ढ। और दंत जो होता है वो तैवर्ग होता है, त थ ध ध न। और ओष्ठ होता है वो पैवर्ग होता है, प फ भ भ म। आप बोल के देखेंगे प फ भ भ म, जिसमें सारे ओठ यूज करे जा रहे हैं। तवर्ग त थ ध ध न, तो त थ ध ध न में यानी कि दंत, दंत हमारी जो जीवा है वो दंत के साथ में लग रही है। मूर्धन्य ट ठ ढ ढ न, ऊपर जो हमारा ये मुंह में जो जगह है ऊपर जीभ के ऊपर बिल्कुल वहाँ पे जीभ जो है उठ के लग रही है, वो ट ठ ढ ढ न। तालव्य च छ झ झ न, ठीक है। और कंठ से होता है क ख घ घ ढ। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये, ठीक है भाई। तो ये जो सारे होते हैं 25 हो गए, ये सपर्शी व्यंजन बोलते हैं इनको, सपर्शी व्यंजन, यानी कि स्पर्श करके हमारा जो जीवा है वो किसी न किसी चीज़ को स्पर्श करके जो है इन वर्णों को निकालती है, ठीक है। उसके बाद य र ल व, य र ल व जो है वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। उसके बाद जो है श श श है, ठीक है, श श श है, स स स है। तो ये होते हैं उषम व्यंजन। इनके मतलब क्या होता है, जब
इनको बोलते हैं, तो हमारी जो जीभ है रगड़ करके आती है, इनके गर्मी पैदा करती है, ऊष्मा पैदा करती है। और श, त्र, घ और श्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब आपके पास कई बार क्या आ जाता है, ये अक्षय को दे देते हैं और इसको संधि विच्छेद करके लिखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो क है, ये क हलंत यानी कि आधा क और षष्ठकोण वाले स से बनता है श। ठीक है, श बोलते हैं इसको। ये क हलंत नीचे और श से बनता है। तरह जो होता है वो तय के नीचे हलंत और र से बनता है। ठीक है। उसके बाद जो है ग, ये होता है ज्ञ प्लस ए, इससे बनता है जय प्लस यहाँ से जय हलंत प्लस ये, इससे बनता है। ठीक है। और ये होता है सलगम वाले श प्लस र से। ठीक है, सलगम वाले श प्लस र से बनता है संयुक्त व्यंजन। ये ऐसे बनते हैं, इनका संधि विच्छेद बनने का संयुक्त मतलब होता है संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ। तो जो चीज़ों को जोड़ के बनता है, श जो होता है क प्लस स से बनता है, त्र जो है त हलंत और र। यानी कि इसमें आपको एक चीज़ नोट करनी है कि पहले वाला जो अक्षर है ये आफ है, आधा है, और आधे के नीचे क्या होता है, हलंत होता है। ठीक है, दो चीज़ों के जुड़ के फिर ये बनती हैं चीज़ें। ठीक है भाई, दो चीज़ों को जोड़ के जो है बनती हैं। ठीक है। और जो ये वर्ड होते हैं, जय जय के नीचे बिंदु लगा होता है और फै के नीचे बिंदु लगा होता है, ये अरबी फारसी वर्ड हैं, ये अरबी फारसी शब्द हैं भाई। ठीक है, अरबी फारसी शब्द होते हैं ये। ठीक है, अरबी फारसी शब्द होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया भाई सबको? यहाँ तक सबको समझ आया? एक बार कमेंट करके बताएं यहाँ तक समझ आया है, किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है भाई, एक बार बताओ भाई। ठीक है, उच्चारण स्थान इनके साथ में और मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है भाई, सपर्शी व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो जीवा है वो मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करके निकलती है। तो पहले जो 25 होते हैं वो सपर्शी व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है भाई। इनको क्या बोला जाता है? अर्धस्वर, अर्धस्वर भी ने कहा जाता है। और ये वो व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण करते समय हवा जो है मुंह के बाहर ना निकल सके। ठीक है, यह रह लव है। ठीक है, उसके बाद संघर्षी या उसमें व्यंजन जिनके बोलने में जो है ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उनको ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन वो होते हैं, ये व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और आगत व्यंजन जो मैंने आपको बताए थे अभी अरबी फारसी के, वो क्या होते हैं? दूसरी भाषाओं से आए हुए होते हैं। वो क्या होते हैं? दूसरी भाषा से आए हुए व्यंजन होते हैं, उनको आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है भाई, उनको आगत व्यंजन कहते हैं। उत्सिक्त व्यंजन होते हैं उत्सिक्त व्यंजन। ठीक है, ये वो व्यंजन है जिनके जीभ जो है पहले ऊपर मुर्दा को स्पर्श करती है। ठीक है, और फिर झटके से नीचे, जैसे सड़क। ठीक है, तो आप बोल के देखें सड़क, तो जो अड़क बोल रहे हैं तो जीभ एक बार मुर्दा के पास जाएगी और फिर नीचे झटके से गिर जाती है। पढ़ना, तो ये ऐसे जो वर्ड हैं ये उत्सिक्त व्यंजन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, और अड और ढ ये जो व्यंजन हैं ये जो हैं ये विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे, भी इनको विकसित किया गया, यानी कि ये संस्कृत भाषा से हमने नहीं लिए हैं, संस्कृत में नहीं थे ये। ठीक है, संस्कृत में नहीं थे। ठीक है भाई, अब
स्वरों के साथ में पूरा मैं बता देता हूँ उच्चारण स्थान कि किसका कौन सा है। ठीक है, अकू है, अकू है विसर्गनीय प्लस कंठ। ठीक है, अकू है विसर्गनीय प्लस कंठ। इसमें जो होते हैं वो क्या होगा, ए, आ, कै वर्ग और है। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं कंठ से बोले जाते हैं। इसको याद करने को है, विसर्ग का उच्चारण क्या होता है होता है। जैसे प्रात है, अगर हमने ये लिखा प्रात है तो इसको प्रात है बोलते हैं तो है साउंड आती है, तो विसर्ग का उच्चारण जो होता है वो है माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये पढ़ा अकू है विसर्गनीय, तो ये कंठ में के द्वारा बोले जाते हैं। तो ए, आ और कै वर्ग और है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कवर्ग होता है, इसको बोले जाएंगे कंठ में। ठीक है, ईचू यसाना, ईचू यसाना तालु। ठीक है, ईचू यसाना तालु। तो जो ईचू यसाना यानी कि ई, बड़ी ई, चैवर्ग, य और स, ये सारे के सारे जो हैं तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, ऐकू है विसर्गनीय, ये कंठ से बोले जाते हैं, ए, आ, कैवर्ग और है। फिर ईचू यसाना ये तालु से बोले जाते हैं, ई, बड़ी ई, चैवर्ग, य और श। ठीक है, उसके बाद रीटू रसाना, रीटू रसाना प्लस मुर्दा। ठीक है, रीटू रसाना प्लस मूर्धा। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं ये एक तो री, ठीक है, टैवर्ग, री, टैवर्ग, रै और श। ठीक है, रीटू रसाना मुर्दा यानी कि री, टै वर्ग और रै से जो सारे के सारे किस में बोले जाते हैं, मुर्दा से बोले जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मुर्दा से बोले जाते हैं। लरितु लसाना, लरितु लसाना प्लस दंत। ये जो ये वर्ड है मैं लिख रहा हूँ, जैसे अकूह विसर्गनीय, अकूह विसर्गनीय ये मतलब वो हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, ए, आ, कै वर्ग और है। ठीक है, फिर ईचू यसाना ये तालु से बोले जाते हैं, ई, बड़ी ई, चै वर्ग, य और श। फिर रीटू रसाना मुर्दा से बोले जाएंगे, री, टै वर्ग, रै और श षटकोण वाला। और लरितु लसाना ये जो सारे के सारे हैं दंत से बोले जाएंगे। इसमें क्या हो गया, एक तो लरी हो गया, एक तै वर्ग हो गया, एक तै वर्ग हो गया, उसके बाद फिर एक लय हो गया और एक श हो गया। ये सारे के सारे जो हैं दंत से बोले जाते हैं, ये सारे के सारे दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, पवोष्ठ होता है, फिर पवोष्ठ, पवोष्ठ ये इसमें ये किससे बोले जाएंगे, होठ से बोले जाएंगे, होठों से बोले जाने वाला है। पैवर्ग हो गया पूरा एक तो, ठीक है, पैवर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद में है ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, ये बोले जाएंगे भाई। एक बार मैं दोबारा, जैसे पवोष्ठ है तो पै, एक तो पैवर्ग हो गया और ऊ हम बोलते हैं, जैसे ऊ तो ऊ और ओ को आप याद कर सकते हैं, ऊ ओ। ठीक है, तो ओ वर्ग जो है ये दांतों से, ओठों से बोला जाता है। लरितुसाना यानी कि लरी, तै वर्ग और लय और स। ठीक है, ये सारे के सारे दंत से बोले जाएंगे। रीटू रसाना, रीटू यानी कि री हो गया, उसके बाद टै वर्ग हो गया, फिर रै हो गया और षटकोण वाला स, ये सारे सारे मुर्दा से बोले जाएंगे। ईचू सयाना, ईचू सयाना का मतलब जैसे ई, बड़ी ई, चै वर्ग, य और श जो है शलगम वाला, वो सारे तालु से बोले जाते हैं। अकूह विसर्गनीय, तो अकूह विसर्गनीय यानी कि ए और आ और कै वर्ग और है, यानी कि विसर्ग को हम बोलते हैं है के रूप में, तो वो सारे के सारे जो हैं किससे बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। ठीक है भाई, सारे के सारे जो हैं कंठ से बोले जाएंगे। ठीक है भाई, अब कुछ बता देता हूँ, जैसे दंतोष्ठ, दंतोष्ठ यानी कि जिसमें दांत का भी यूज होगा और होठों का भी यूज होगा, वह दंतोष्ठ। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाए कंठ तालु, कंठ तालु यानी कि जिसमें
कंठ का भी यूज होगा और तालु का भी यूज होगा, वो होगा ए और आई। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि नाक का भी यूज होगा और मुंह का भी यूज होगा, तो वो होंगे यह अण, न, मैं और ड, ये। ठीक है, कंठोष्ठ, कंठ का भी यूज हो रहा है और होठों का भी यूज हो रहा है कंठोष्ठ, तो वो होंगे ओ और औ, ओ और औ। ठीक है भाई, तो ये उच्चारण स्थान का टॉपिक था, हमने बड़ा अच्छे से किया है। इसके बार कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उच्चारण स्थान का क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा गया है। तो कुह विसर्गनीय यानी कि अ, आ और कैवर्ग और है जो है कंठ से होता है। उसके बाद इचु रेशाना यानी कि ई, चैवर्ग और यस है जो है वो तालु से होता है। ऋतु रेशाना यानी कि री, टैवर्ग और रै और शह षटकोण वाला मुर्दा से होता है। ऋतु शाना जो होता है दंत से, री, तय वर्ग और लैस है जो है दंत से बोले जाएंगे। पवोष्ठ, पैवर्ग और ऊ यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है वो दांतों से, ओठों से बोले जाएंगे। दंतोष्ठ में दांत और ओष्ठ दोनों यूज होंगे वह में। कंठ तालु कंठ से ए और आई। और कंठोष्ठ, ये मात्रा जो लास्ट की 4 से और आप यूज कर सकते हो कि कंठ से, कंठ दोनों में यूज होगा। ठीक है, पहले में तालो और दूसरे में होठ। बोल के भी देखेंगे तो जैसे आई, औ, आई और ओ, औ, तो होठ यूज किए जा रहे हैं कंठ के साथ में। अनुनासिक में यह, न, मैं, ड, ये सारे के सारे जो हैं दंत, ठीक है, ये होते हैं अनुनासिक भाई। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। ठीक है भाई, समझ आई? यहाँ तक कोई अगर कन्फ्यूजन है तो बताएं भी, कमेंट करके एक बार बताएं अगर कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्लास बार बताएं कैसी लग रही, कमेंट करके भाई। सुपरफास्ट रिवीजन हो रहा है ना। अब आपसे पूछ रहा हूँ एक प्रश्न कि निम्न वर्ण में, अगर प्रश्न आ जाए निम्न वर्ण में दंत्य और अनुनासिक, दंत्य और अनुनासिक वर्ण कौन सा है, आपके पास प्रश्न आ गया ये, और पेपर में जो है ये पक्का पूछा जाएगा भाई। ठीक है, आपसे आपके पास ऑप्शन आया, ठीक है, एक आया ऑप्शन न, दूसरा आया आपके पास ऑप्शन मैं, ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आया आपके पास न, और चौथा आया आपके पास कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न वर्ण में से, निम्नलिखित वर्ण में से दंत और अनुनासिक वर्ण कौन सा है, यानी कि जिसको बोलने में दंत का यूज भी किया गया और अनुनासिक भी है वो। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे न, मैं, न या इनमें से कोई नहीं, तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, न। ठीक है, न जो है इसका आंसर होगा कि न जो है वो ऐसा वर्ण है जिसमें दंत भी यूज किया जाता है और वो अनुनासिक भी है भाई। ठीक है, दंत भी यूज किया जाता है और अनुनासिक भी है। ठीक है, अब अगर पूछ ले प्रयत्न होते हैं, प्रयत्न कहते हैं किसी भी वर्ण को उच्चारण होने में होने वाले यत्न को, अगर कोई वर्ण हम बोल रहे हैं तो उसको बोलते हुए जो हमारा यत्न हम करते हैं, जो जतन हम करते हैं, जो ऊर्जा हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं प्रयत्न। और ये प्रयत्न होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तो भीतरी और एक बाहरी, 2 भीतरी और बाहरी। इसे ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। ठीक है, एक अघोष और सघोष और बता देता हूं। अघोष अलप्राण और एक सघोष अलप्राण। ठीक है, इसमें यूं पूछा जाएगा अघोष और सघोष में कि ये कौन से ऐसे वर्ड हैं जो अघोष हैं या कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सघोष हैं। ठीक है भाई, तो जो कचट तप है, कचट तप वो अघोष है, पहली लाइन जो है वो अघोष है। ठीक है, उसके बाद ख, छ, ठ, थक, ये भी अघोष है। ख, छ, ठ, थ, फ। ठीक है, फिर यानी कि पहली और दूसरे अघोष हैं, पहले और दूसरे, यानी कि किसी भी लाइन के पहले और दूसरे जो वर्ण हैं, पहले और दूसरे वर्ण हैं वो क्या हैं, अघोष हैं।
ठीक है। पहले और दूसरे वर्ण है वो हैं अघोष, ठीक है। और तीसरा, चौथा और पांचवा। अब तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होगा? जैसे क्या हो गया, कै ख हमारे गै हो गया, जय हो गया, उसके बाद अड़य हो गया, दै हो गया, बै हो गया। तो ये सारे जो हैं कौन से हैं? सघोष हैं। तो यानी कि आपको याद रखना अघोष अलप प्राण, ठीक है। अलप प्राण होता है जब हम बोलते हैं तो अलप मात्रा में यूज किया जाता है, और ठीक है। तो अलप प्राण, अघोष अलप प्राण में पहली और दूसरी लाइन होती है वर्णों की। जैसे कै च ट तप पहली लाइन है, दूसरी है ख छ ठ थ फ, ठीक है। और सघोष अलप प्राण जिसमें यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा जो लाइन है वो सारी की सारी जो है सघोष अलप प्राण में आती है भाई, ठीक है। सघोष अलप प्राण में आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है भाई। अब हमने वर्ण का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा टॉपिक है जो है वो भाषा का है, ठीक है। भाषा का मैंने आपको बता दिया था कि भाषा जो हिंदी जो एक भाषा है और ये भाष धातु से निकला हुआ वर्ड है भाई। इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है? बोलना, ठीक है। इसका मतलब होता है बोलना, कहना या कोई भी बात को व्यक्त करना। अगर भाषा पूछ रहे तो सबसे सिंपल एक डेफिनेशन है जो आपने शुरू से पढ़ी होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर किसी दूसरे को समझा सकते हैं और अगले के विचार हम खुद समझ सकते हैं, उसको भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप क्या होते हैं? मौखिक और लिखित। क्या तो हम बोल के बता सकते हैं या फिर लेटर जो पत्राचार पहले किया जाता था, आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह काफ़ी चैटिंग करके ही बता रहे हो, तो है तो वो भी लिखित ही। तो मौखिक और लिखित एक सांकेतिक रूप में माना जाता है जो संकेतों से एक दूसरे को समझाया जाता है, उसको सांकेतिक भाषा भी कहते हैं, ठीक है। फिर बोली पूछ ली जाती है। बोली क्या होती है? किसी समान क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको बोली कहते हैं। बोली का क्या होता है? एक तो बोली का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है वो एक तो सीमित होता है भाई, ठीक है। एक तो क्या होता है? बोली का अक्षर सीमित होता है, इसका साहित्य नहीं होता, बोली का कोई साहित्य नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है व्याकरण नहीं होता इसका, ठीक है। और चौथा जो है ज़्यादातर अनपढ़ लोग यूज करते हैं, ज़्यादातर अनपढ़ लोग प्रयोग करते हैं इसको, ठीक है भाई। तो बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, साहित्य इसका नहीं होता है, ना इसके लिखने की व्याकरण होती है, ज़्यादातर अनपढ़ लोग इसको यूज करते हैं। ये जैसे ठेठ बोली जो होती है अपने अपने एरिया में, ठीक है, वहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो होती है वो बोली कहलाती है, ठीक है। मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा वो होती है जो भाषा पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। भाषा का पूर्ण रूप से शुद्ध रूप जो है वो मानक भाषा कहलाता है, ठीक है। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, हमने पढ़ लिया था। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं। हिंदी की उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं उपभाषा, ठीक है। यहां लिख रहा हूं बोलियां और यहां लिख रहा हूं मैं मुख्य अक्षेत्र, ठीक है भाई। तो कौन सी जैसे भाषा है और कहाँ पे उसकी बोली है और उसका अक्षेत्र कहाँ है? तो एक नंबर पे है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी जो है इसमें एक तो होती है कोरवी जिसको खड़ी बोली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी है ब्रज भाषा, ठीक है। तीसरी है हरियाणवी बांगरू जिसको हम बोलते हैं बांगरू, ठीक है। उसके बाद है बुंदेली और उसके बाद है कन्नौजी, ठीक है। तो ये पश्चिमी हिंदी की है। कोरवी खड़ी बोली जिसको कहते हैं, ब्रज भाषा बरसाने वगैरह में जो बोली जाती है, हरियाणवी जो बांगरू हमारे हरियाणा में बोली जाती है, बुंदेलखंड इस एरिया में, कन्नौज क्षेत्र में जो है कन्नौजी। तो इसका जो एरिया क्या है मुख्य क्षेत्र वो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी में कौन सी? एक तो है अवधी, अवध के क्षेत्र में जो बोली जाती है अवधी। दूसरी है बघेली, दूसरी है बघेली। जैसे भूपेश सिंह बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, तो इसका आप समझ सकते हो कि कहाँ पे बोली जाएगी? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एरिए में। और तीसरी जो है वह छत्तीसगढ़ी, तीसरी जो है छत्तीसगढ़ी। अब आपको पता है अवधि यानी कि अवध यानी कि अयोध्या कहाँ पे है? यूपी में। समझ आई बात? बघेली, बघेली कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में से अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ी ये सब मध्य प्रदेश, मतलब ये जो है भाषाएं तीनों में बोली जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये कहाँ पे? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। और पश्चिमी हिंदी की 4 बोलियां हैं, कोरवी, खड़ी, 5 हैं, कोरवी, खड़ी बोली है। ब्रज भाषा हरियाणवी बांगरी जो बोलते हैं, बुंदेली जो है, और कन्नौजी, ये कहाँ बोली जाती हैं? उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ये बोली जाती हैं। ठीक है, 2 हमने पढ़ ली हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी भी। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। आप पढ़ेंगे राजस्थानी, ठीक है, आप पढ़ेंगे राजस्थानी, राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी में कौन सी है? एक है मारवाड़ी, ठीक है, फिर है मेवाती, ठीक है, मालवी, ठीक है, मेवाड़ी, जयपुरी और हाड़ौती, हाड़ौती। ठीक है भाई, तो क्या है राजस्थानी में? मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, मेवाड़ी, जयपुर और हाड़ौती। ठीक है, ये कहाँ पे बोली जाती हैं भाई? देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ जयपुरी को, जयपुरी और हाड़ौती। ठीक है, तो जयपुरी और जो हाड़ौती है ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है भाई, पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, जयपुरी और हाड़ौती जो है पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी मेवाती जो है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, और मालवी जो है ये उत्तरी, और मेवाड़ी दोनों उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है भाई, मालवी जो है वो उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, तो राजस्थान के इनके मारवाड़ आपको पता है, मारवाड़, मेवाती, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, हाड़ौती ये कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। ठीक है, फिर है बिहारी। ठीक है, बिहारी, तो बिहारी एक तो है भोजपुरी, वहाँ की जो उपबोली है भोजपुरी है। ठीक है, एक है मगही जो मगध क्षेत्र की है, और एक मैथिली, मैथिली नरेश जैसे सीता माता थी वहाँ की मैथिली। तो भोजपुरी बिहार यानी कि ये बोली जाएगी कहाँ पर? बिहार में और उत्तर प्रदेश में भाई, बिहार और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बिहारी जो है वो भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है बोली जाती है। फिर आगे भाई 5वें नंबर पे पहाड़ी, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो बोली जाती है ये होती है गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी और मंडियाली, मंडियाली। ठीक है, तो ये जो है कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, उत्तराखंड और हिमाचल में। तो आपको बता दूं मैं कि 5 प्रकार का जो है हिंदी भाषाएं वो बोलियां बांटी गई हैं। ठीक है, पहला रीजन था पश्चिमी, ठीक है, और दूसरा था पूर्वी, यानी कि पश्चिमी जो हिंदी है उसमें कोरवी है आपकी, ठीक है, उसमें हरियाणवी है, इनके इसको बांगरू कहते हैं।
ठीक है। और ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कनौजी है, वो बोली जाती है हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। फिर है पूर्वी हिंदी, इसमें जो है अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये बोली जाती है कहाँ पे, ये बोली जाती है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तीसरे नंबर पे राजस्थानी है, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी और हाड़ौती, ये जो है राजस्थान के अलग अलग एरिया में बोली जाती है। उसके बाद बिहारी, बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के एरिया में बोली जाती है। उसके बाद जो है पहाड़ी है, ये गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, ये जो है उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र में बोली जाती है भाई, ठीक है। ये कहाँ बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल में, ठीक है भाई, उत्तराखंड और हिमाचल में इसको बोला जाता है। अब करेंगे भाई सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका संधि, जिससे लोग बड़ा घबराते हैं, संधि, ठीक है। संधि करेंगे, ठीक है भाई। संधि जो है दो वर्णों के मेल से बनती है, दो वर्णों के मेल से बनती है। इसको दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। संधि के में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का जो है क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। जैसे रमा प्लस में ईश, ठीक है, रमा प्लस में ईश, तो इस जो है इसका ए मिला, ठीक है, और इसका क्या मिला, ए मिला, तो ये क्या बन गया, रमेश, ठीक है। ए और ए जो से क्या बन गए, ए बन गया ई से, ठीक है। रमा जमा ईश जो है वो क्या बन गया, ठीक है, वो बन गया रमेश। तो इस तरीके से जो लास्ट वर्ड और पहला वर्ड जो जुड़ के एक ऐसा वर्ण बनाते हैं जो संधि विच्छेद में वर्ड जो शब्द होता है उसको अर्थ सही बना देता है, पूरा कर देता है, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की संधि होती है, 3 प्रकार की संधि होती है। पहली है सवर संधि। सवर को मैंने आपको पीछे बताया था कि सवर संधि को अच संधि भी कहते हैं, अच संधि, संधि, ठीक है। उसके बाद व्यंजन संधि, ठीक है, हल संधि इसको बोलते हैं, और विसर्ग, ठीक है भाई, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। तो सवर संधि क्या होती है, दो स्वरों के मेल से बनती है भाई, दो स्वरों के मेल से, ठीक है, दो स्वरों के मेल से बनती है। तो पहले हम सवर संधि को ही कंप्लीट करेंगे। दो स्वरों के मेल से बनती है, सवर संधि कहते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी कि सवर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली दीर्घ, ठीक है, दूसरा गुण संधि, ठीक है, तीसरा जो है वृद्धि संधि, और चौथा जो है यण संधि, और पांचवा जो है अयादि संधि भाई, ठीक है, अयादि। तो ये 5 टाइप जो हैं वो सवर संधि के हैं। सवर संधि जिसको अच संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे सवर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे महात्मा, तो ये महात्मा कैसे बना था, ये बना था महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा से बना था भाई, ठीक है। अब दीर्घ संधि कैसे बन सकती है भाई, दीर्घ संधि बन सकती है या तो ए प्लस ए, ठीक है, दोनों क्या बनेंगे, आ बनेंगे, ठीक है भाई, या फिर पहले ए फिर आ बनेंगे, आ प्लस ए, आ बनेंगे, और आ प्लस में आ बनेंगे भाई, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए देव प्लस में अल्य, तो आपको पता है कि ये जो वह है ये ऐसे बना, वह अलंत और ए, तो जो ए के साथ में आ जुड़ा तो क्या बन गया, देवालय बन गया भाई, ठीक है, क्या बन गया, देवालय बन गया, ठीक है। उसी के साथ में अगर ई, छोटी छोटी जुड़ेंगी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई के साथ छोटी जुड़ी बड़ी ई बनेगी, छोटी ई के साथ में बड़ी ई बनी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बनी तो बड़ी ई बनेगी भाई,
ठीक है, जैसे बना अति, अति प्लस में ईव, तो आपको पता है ये ई की मात्रा और ये की मात्रा क्या बन गई, अतीव बन गई भाई। ठीक है, क्या बन गई, अतीव बन गई भाई। ठीक है, क्या बनी, अतीव। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये संधि बनेगी, कौन सी, दीर्घ संधि। यानी कि क्या होगा, छोटा अक्षर जो बड़ा हो जाएगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा, तो छोटे छोटे मिलके क्या बनते हैं, बड़े बनते हैं, चाहे वो बड़े में मिले चाहे वो छोटे छोटे दो बने। ठीक है, जैसे ऊ वाला बता देता हूँ, ऐसे ऊ में होता है कि ऊ प्लस में ऊ जो है बड़ा ऊ बन गया, अगर बड़ा ऊ पहले आ गया फिर ऊ बन गया तो भी बड़ा ऊ बन गया, अगर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बन गया तो भी ऊ बन गया, और अगर दोनों बड़े हैं तो भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, भानु उदय, भानु प्लस में उदय, तो क्या बन गया, भानुदय बन गया भाई। क्या बन गया, भानुदय। तो दीर्घ मतलब, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना। तो जब संधि में दो चीजें मिलती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो वो दीर्घ संधि होगी। ठीक है भाई, वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी भाई। ठीक है, वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। री का और बता देता हूं, जैसे री में री भी जुड़ता है, उसमें क्या होता है, जैसे पितरी प्लस में ऋण, तो ये पितरी ऋण हो गया भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, पितृण हो गया। ठीक है, तो ये जो री है ये दो बारी इसमें लग जाती है, ये बहुत कम पूछा जाता है वैसे। तो पितरी प्लस में ऋण से भी ये क्या बन गया, पितृण के जो स्वर जो हैं दो आपस में, आपस के वर्ग के मिलके क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं दीर्घ संधि। ठीक है भाई, दीर्घ संधि बड़ा ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहे कि जहाँ पे छोटे मिले दोनों एक साइड के, ए और ए मिला तो आ हो गया, आ और ए मिला तो आ हो गया, ए और आ मिला तो आ हो गया। ऐसे ही छोटी मिली तो बड़ी होगी, एक छोटी और एक बड़ी है तो भी बड़ी होगी। ऐसे ऊ, अगर छोटे ऊ मिले तो बड़े ऊ हो गए, और अगर छोटा ऊ बड़े ऊ में मिलता है या बड़ा ऊ छोटे ऊ में मिलता तो भी बड़ा ऊ बनेगा भाई। ठीक है, ये हो गया दीर्घ संधि। ठीक है, अब पढ़ेंगे गुण संधि। ठीक है, अब पढ़ेंगे गुण संधि। अब गुण संधि क्या होगी, गुण संधि में क्या होगा, जैसे ए आ गया और ए में ई मिल गया। ठीक है, ए आ गया और ए में ई मिल गया, तो क्या बन गया, ए बन गया। चाहे आ में ई मिल गया तो भी क्या बन गया, ए बन गया भाई। ठीक है, जैसे आपके पास आ जाए नर प्लस में इंदर, नर प्लस में अगर आपके पास आ गया इंदर तो क्या बनेगा, नरेंद्र। ठीक है, क्या बनेगा, नरेंद्र आ गया। और यहाँ पे आ गया अगर महा प्लस में इंदर, महा प्लस में इंदर क्या बन गया, महेंद्र। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी आपने सुना होगा, महेंद्र। ठीक है भाई, जैसे एक वर्ड आया राका प्लस में ईश, तो क्या बन गया, राकेश। क्या बन गया, राकेश। ठीक है, फिर अगर आए आ में अगर हम जोड़े ऊ, या आ में अगर हम जोड़े ऊ तो क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा भाई, ओ। ठीक है, यानी कि गुण में, यानी कि क्या हो गया, उनमें कुछ और चीज ऐड होके बड़ी चीज बन गई। जैसे वहां तो क्या था, दीर्घ बना था, अब की बार क्या है, कुछ और चीजें वहां पे बन रही हैं। ठीक है, जैसे पर प्लस में उपकार तो बन गया परोपकार। ठीक है, क्या बना, परोपकार। ठीक है, और यहां पर मान लो बन गया महा प्लस में उत्सव, तो महोत्सव। महा प्लस में उत्सव जो है क्या बन गया, महोत्सव। ठीक है, तो यानी कि आ और ऊ मिलके ओ हो गए। ठीक है, ए और ऊ मिलके ओ हो गए, और ए और ई मिलके क्या हो गए, ए हो गए। ठीक है, ए आई ओ जो है यहाँ पे बनते हैं भाई, कौन से वाले, छोटे वाले। ठीक है, छोटा यानी कि ए और ओ, ए और ओ जो है वो किस में बनते हैं, गुण संधि में बनते हैं। वो किस में बनते हैं, गुण संधि। अब इनकी क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे भाई। अब इनकी क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। कैसे कर देंगे वृद्धि, अगर ए में ए जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, और इसी तरह ए या आ में ओ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, पहले तो क्या था, इसमें मात्राएं जोड़ी थी, ई और ऊ जोड़ी थी। अगर ई जोड़ी हमने ए आ में तो आई बना था, और
ऊ जोड़ा था तो ओ बना था। अब क्या है, ए में ए छोटी जोड़ेंगे तो बड़ी आई हो जाएगा, और आ ओ जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, जैसे एक बहुत बार पूछा गया, एक प्लस में एक तो बनता है अकेक, बहुत बार ये आया है भाई पेपर में। ठीक है, अकेक, एक प्लस में एक अकेक, मत प्लस में एक के, मत प्लस में एक के, तो क्या बन गया, मतेक्य। ठीक है, क्या बना, मतेक्य। ठीक है भाई, वन प्लस में औषधि, वन प्लस में औषधि, तो क्या बना, वनौषधि, वनौषधि, क्या बना भाई, वनौषधि। ठीक है, तो ये तो थी, ये कौन सी थी, हमारी वृद्धि संधि थी। ये कौन सी थी, वृद्धि संधि थी। आप पढ़ेंगे यण संधि, बड़ी ही आसान तरीके से पढ़ेंगे भाई यण संधि। और मेरे को ये लगता है कि जो तरीका मैंने समझाया है आपको, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे यण संधि, अब पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है, यण संधि में क्या होता है, अगर ई प्लस में, क्योंकि अब तक क्या है, सब में ए आ जोड़ा था, अब ई में जोड़ेंगे, ई में अगर ए जोड़ेगा तो बनेगा ये, और ई में आ जोड़ेंगे तो बनेगा या। ठीक है, ई में ऊ जोड़ेंगे तो बनेगा यू। ठीक है, और ई में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो बनेगा बड़ा यू। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए अति प्लस में अधिक, तो क्या बना, अत्याधिक। क्या बना भाई, अत्याधिक, यानी कि जो है ये आदत है और यह जुड़ गया। तो यहाँ पे ऐसे अगर कहीं पे यह वर्ड मिले आपको, तो इसका मतलब यह फॉर यण संधि है वो। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे आ जाए नियून, नी प्लस में ऊन, तो नियून। ठीक है, नी प्लस में ऊन, तो क्या बन गया, न्यून। ठीक है भाई, क्या बन गया, न्यून बन गया भाई। इति प्लस में आदि, इति प्लस में आदि, क्या बना, इत्यादि, इत्यादि, क्या बना, इत्यादि। ठीक है, उसके बाद फिर अगर ई में ए जोड़ें, ई में आई जोड़ें, ठीक है, तो ई में अगर ये जोड़ें तो ये बना, और ये बन जोड़ें तो यही बना भाई। ठीक है, कैसे बनाया इन्होंने, जैसे प्रति प्लस में एक, तो क्या बना, प्रत्येक। ठीक है, और देवी प्लस में आगमन, देवी प्लस में आगमन, क्या बना, देव्यागमन। क्या बना भाई, देव्यागमन। ठीक है, सु प्लस में अच्छ, तो क्या बना, स्वच्छ। ठीक है, सु प्लस में अच्छ जो है क्या बना, स्वच्छ। ठीक है भाई, क्या बना, स्वच्छ। तो यानी कि ये क्या बनाएगा, यण संधि जो है यह बनाएगी, वह बनाएगी। ठीक है, और रह बनाएगी भाई, तीन वर्ड बनाती है ये। और जैसे री प्लस में ए जोड़ दें, री प्लस में ए तो बना रह। ठीक है, री प्लस में अगर आ जोड़ दें तो बनेगा क्या, रा। जैसे पितरी प्लस में आज्ञा, पितरी प्लस में आज्ञा, तो क्या बने, पितराज्ञा। क्या बना भाई, पितराज्ञा। तो ये यण संधि थी, हमने पढ़ी है। इसमें क्या है कि यह वह और जो रे वर्ड हैं ये बनेंगे। ठीक है, ई से अगर यू जोड़ेंगे तो यह बनेगा, ई में अगर आ जोड़ेंगे तो या बनेगा, ई में ऊ जोड़ेंगे तो छोटा ऊ बनेगा, ई में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा यू बनेगा। ठीक है भाई, ई में अगर ए जोड़ेंगे तो यही बनेगा, ई में, और ऊ में अगर ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऊ में अगर ए जोड़ेंगे, ऊ में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्वच्छ, वह बनेगा भाई। ठीक है, वह बनेगा जिससे हमने बनाया था स्वच्छ, जिससे हमने बनाया था स्वच्छ। ठीक है, ऊ में अगर आ जोड़ा, ऊ प्लस में आ, ठीक है,
तो जैसे सु प्लस में आगत, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वागत, बहुत बार पूछा गया है। सु प्लस में आगत, स्वागत, ठीक है। और ए में अगर ऊ में ई जोड़ दें, ऊ प्लस में ई जोड़ दें तो क्या बनेगा, ऊ में अगर ई जोड़ दें तो बनेगा वी। जैसे अनु प्लस में इति, तो क्या बन गया अन्विति, अन्विति, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना कि यण संधि में अगर बन रहा है वर्ड तो यह वह रह, ठीक है। जैसे यहाँ पे वह आया, यहाँ पे त्रा आया, यहाँ पे वह बना, यहाँ पे न के साथ वह है, यहाँ पे यह है, ठीक है, यहाँ पे यह है, यहाँ पे यह है, यहाँ पे यह है। तो ये वर्ड जो हमें देखने हैं कि इस तरीके के जो हैं वो वर्ड किससे बनते हैं, यण संधि में जाके बनेंगे भाई, यण संधि में जाके ये वर्ड बनते हैं। अब अयादी संधि जो है, अयादी, अयादी, अय प्लस में आदि से बनी है अयादी संधि, ठीक है भाई। अब इसमें हमने क्या करना है कि ए प्लस में ए, अगर ए में ए जुड़ेगा तो बनेगा आई, ठीक है। ए प्लस में अगर ए जोड़ेंगे तो बनेगा याई, आई। ए प्लस में अगर ई जोड़ेंगे तो बनेगा याई, ठीक है। और ओ प्लस में ए जोड़ेंगे तो बनेगा औ, औ प्लस में ए जोड़ेंगे तो बनेगा आओ, ठीक है। ओ जमा ई अभी, ओ जमा ई आवी, ठीक है, ये वर्ड बनेंगे। तो जैसे क्या होगा, अगर आपके पास आ जाए ने प्लस में अन तो बनेगा नयन, आए, ठीक है, आया बन गया इससे भाई, ठीक है। ने नई प्लस में अक, तो हमने बताया आई और प्लस ए तो क्या बन गया नायक, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो खलनायक संधि को हमने क्या बनाना है, नायक बनाना है भाई, ठीक है। नई प्लस में अक, ठीक है। जैसे आपके पास आया पो प्लस में अन तो क्या बना पवन, ठीक है भाई, क्या बना पवन। और अगर इसके अलावा और वर्ड आते हैं जैसे औ, औ प्लस में ए तो क्या बनता है आओ, जैसे ठीक है। पो प्लस में अन ये बन गया पावन, ठीक है। पो पे अगर एक ही मात्रा थी, ठीक है, पो पे अगर एक ही मात्रा थी तो क्या बना था पवन, और पो के ऊपर अगर दो मात्रा हैं तो क्या बन गया पावन, ठीक है। पो के प्लस अगर ऊपर एक ही मात्रा है, पो प्लस में इत्र तो क्या बन गया पवित्र, ठीक है। तो क्या बन गया भाई पवित्र। तो इनके आओ आओ आए ये जो सारे वर्ड बनते हैं, ये सारे वर्ड बनते हैं किस में बनते हैं, अयादी संधि में बनते हैं भाई। सारे के सारे जो वर्ड बनते हैं वो किस में बनते हैं, अयादी संधि में, ठीक है भाई। सारे वर्ड जो हैं अयादी संधि में बनते हैं। ठीक है भाई। अब क्या है, व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, यह व्यंजन संधि क्या होती है, किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है, स्वर या व्यंजन, यानी कि कोई व्यंजन है उसके पीछे या तो स्वर आ गया या फिर व्यंजन आ गया, तो उसके बाद जो परिवर्तन होगा उसे बोलते हैं व्यंजन संधि भाई, उसे बोलते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे आपके पास आ जाए वाक प्लस में ईश, ठीक है, तो आप देखोगे कै जो है ये किस में व्यंजन में होता है और उसके पीछे क्या आया है, यहाँ पे क्या आया है, उसके पीछे शवर आया है, तो क्या बनेगा, वागीश बनेगा। ठीक है, और अगर आपके पास आ जाए सत प्लस में
चित, तो आपको पता है ये भी व्यंजन और ये भी, तो क्या बनेगा सचित, क्या बनेगा सचित। तो ये जो वर्ड हैं ये होते हैं किसमें, व्यंजन संधि में भाई, ठीक है। अब व्यंजन संधि के वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल रूल हैं कि किस किस तरीके से अगर कोई वर्ड आ जाए तो कैसे यूज करेंगे। लगभग 13 जो है इसके उदाहरण है भाई, लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही करवा रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास आ जाए दिक प्लस में गज, इम्पोर्टेंट जो है वो करवा रहा हूँ मैं सारे इसमें, तो क्या बन जाएगा दिग्गज, क्या बन जाएगा दिग्गज बन जाएगा भाई, ठीक है। अगर कै के पीछे ग आए तो वो क्या बनेगा ग बनेगा भाई, वो क्या बनेगा ग बनेगा। मैं आपको करवा देता हूँ कुछ, जैसे कै प्लस में 3 4 5 या सवर या य र ल व, ठीक है। किसी भी वर्ग का यानी कि तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, कै वर्ग का अगर उसके पीछे आ जाए, ठीक है, कै और उसी वर्ग का कै वाली लाइन का तीसरा चौथा पांचवा या फिर कोई भी स्वर या फिर य र ल व आ जाए तो वो क्या बनेगा ग बनेगा भाई, ठीक है, वो क्या बनेगा ग बनेगा। उसके बाद च आ जाए, च के बाद अगर कोई भी ये सारी की सारी लाइन ऐसी रिपीट हो जाए कि तीसरा चौथा पांचवा या फिर स्वर या फिर य र ल व आ जाए तो वो बन जाएगा जय, वो बन जाएगा जय। उसके बाद अगर ट आ जाए और ट के बाद ऐसे ही उसी लाइन का तीसरा चौथा पांचवा या फिर कोई स्वर या फिर य र ल व आ जाए तो वो बदल जाएगा ड में, ठीक है, वो बदल जाएगा ड में। मैं एग्जांपल भी करवा देता हूँ, जैसे इसका है सट प्लस में आनंद, सट प्लस में आनंद तो हो गया षडानन, ठीक है, षडानन। और दिग्गज का मैंने करवा दिया दिक प्लस में जय यानी कि दिग्गज, ठीक है। और अचित मतलब अच प्लस में अंत, अच प्लस में अंत, ठीक है, तो क्या बन गया अजंत, क्या बन गया अजंत, ये इस वाली लाइन का है। उसके बाद अगर आ जाए आपके पास तय प्लस में अगर कोई भी उसकी लाइन का तीसरा चौथा पांचवा या फिर कोई भी स्वर या फिर अगर आ जाए य र ल व तो क्या बन जाएगा द बन जाएगा, ठीक है। जैसे उत प्लस में योग, क्या बना भाई उद्योग, क्या बना उद्योग, ठीक है। और फिर अगर आ जाए आपके पास में पै प्लस में कि उसी लाइन का तीसरा चौथा पांचवा या फिर कोई भी स्वर या फिर य र ल व आ जाए तो क्या बन जाएगा बै बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा बै। जैसे अप प्लस में जय, क्या बन गया अबज, क्या बना अबज, ठीक है भाई, क्या बना अबज। तो ये ऐसे हैं जिसके पीछे कै चट तप के पीछे अगर तीसरा चौथा पांचवा उसी सेम लाइन का अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, स्वर आ जाए या फिर कोई य र ल व आ जाए तो उससे क्या बनेगा भाई, उससे बनेगा ग ज ड द और ब, ठीक है, उससे क्या बनेगा ग ज ड और द और ब, ठीक है भाई। अब यूं तो अगर संधि को ही पूरी करवाने लग जाए तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो संधि में लग जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो करवा रहा हूँ भाई, जो इम्पोर्टेंट है पेपर में आने की उम्मीद है, ठीक है, वो आपको करवा रहा हूँ भाई, ठीक है, वो आपको करवा रहा हूँ। अब देखिए अगर तय वर्ग के बाद में ल आने पर तय हो जाएगा, देखिए भाई अगर ये आया तय प्लस में, ठीक है, ल से क्या हो जाएगा ल हो जाएगा। अगर जैसे आपके पास आ जाए तत् प्लस में लीन तो क्या बन जाएगा तल्लीन, ठीक है, क्या बन जाएगा तल्लीन बन जाएगा भाई। आपके पास आ जाए उत प्लस में लाश तो क्या हो जाएगा उल्लास, ठीक है भाई। तत् प्लस में लीन तल्लीन, उत प्लस में लाश यानी कि क्या हो जाएगा उल्लास, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा उल्लास भाई, ठीक है। इस तरीके जैसे तय और जय आ जाता है, अगर तय के पीछे जय आ जाएगा तो क्या बन जाएगा जय बन जाएगा। जैसे सत प्लस में जन, सत प्लस में जन तो क्या हो जाएगा सज्जन, ठीक है भाई। उत प्लस में जवल तो क्या हो जाएगा उज्जवल,
क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। तो ये है, इस तरीके से अगर क्या होती है व्यंजन संधि हमारी करते हैं भाई हम यूज, ठीक है, व्यंजन संधि को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एक दो चीज़ें विसर्ग संधि की पढ़ लेते हैं, बहुत बार पेपर में आती है विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि फटाफट पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। विसर्ग शब्द का मैंने बताया था कि विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो है होता है, ठीक है, विसर्ग का उच्चारण है होता है। अगर आपको देखना है कि विसर्ग से पहले ए के बाद में ए हो, यानी कि अगर ये ए आया, इसके पीछे विसर्ग है और ए है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ, ठीक है। और ये अवरग ओ प्लस में ये डैश चिन्ह हो जाता है, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह भाई। ये आ जाए पेपर में तो ध्यान रखना है, जैसे अगर आपके पास आ जाए क प्लस में अपी, ठीक है, तो आपको बनाना है ये इस तरीके से को, और ये ऐसे वाला वर्ण और पी, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए यश प्लस में अभिलाषा, यश प्लस अभिलाषा, यश प्लस अभिलाषा, तो आ जाएगा यशो, और ये फिर वाला वर्ड और भिलाषा, यशो भिलाषा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर ए हो और ए के अगर पीछे विसर्ग हो और उसके बाद जो है हमें दूसरा वर्ड जो है ऐसे शुरू हो, तो उसमें जो ओ के साथ में हमने अवग्रह चिन्ह को यूज करना है भाई, ओ के साथ में हमें अवग्रह चिन्ह को यूज करना है, ठीक है। जैसे आ जाए आपके पास में सर प्लस में वर, तो क्या हो गया, सरोवर। ये आपको कोई ना कोई पक्का वर्ड वहीं मिल जाएगा भाई, जैसे मन है प्लस में जय, क्या बन गया, मनोज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर विसर्ग से पहले आया हो और बाद में किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा हो तो वो ओ हो जाता है, ठीक है। पय प्लस में धर, पयोधर, ठीक है, पय प्लस में धर जो है पयोधर। तो ये इस तरीके के वर्ड हैं विसर्ग संधि के जो आपके काम आएंगे भाई। जैसे निधन है, नहीं प्लस में धन, तो ये निर्धन बन गया, ठीक है, ये निर्धन बन गया। दुर्बल ऐसे इसी तरीके से बना। दुष्चरित, अगर आपके पास आ जाए दुहु प्लस में चरित, तो ये बनेगा दुष्चरित, ठीक है भाई, तो ये बनेगा दुष्चरित, ठीक है। नमस्ते, आपने बहुत बार सुना, नमः प्लस में ते, तो क्या बन गया, नमस्ते, क्या बन गया भाई, नमस्ते, ठीक है। तो ये इस तरीके के हैं। धनु प्लस में टंकार, धनु प्लस में टंकार, तो ये क्या बनेगा, धनुष टंकार, धनुष से आदि आएगी टंकार। इसमें क्या है कि अगर विसर्ग के बाद में ट और ठ हो, ठीक है, तो क ख या प फ बन जाएगा भाई। जैसे दु प्लस में कर्म आ जाए, अगर आपके पास दु प्लस में कर्म, तो क्या बनेगा, दुष्कर्म, ठीक है, क्या बनेगा, दुष्कर्म। निफल, निष्फल, नहीं प्लस में फल, निष्फल। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एज इट इज पेपर में पूछ लिए जाते हैं, वो मैंने आपको सारे के सारे जो हैं करवा दिए हैं भाई, ठीक है, वो सारे के सारे हमने करे हैं। तो भाई वैसे तो संधि देखो अकेली ही 3-4 घंटे लेने वाली है, 3-4 क्लास के बिना पूरी नहीं हो सकती अगर पढ़े हम डिटेल में। लेकिन ये जो है आपको पता है कि मैराथन क्लास के थ्रू रिवीजन करवा रहे हैं, तो वो रिवीजन के लिए है। अब होता है रस। रस का एक निचोड़ सा बता देता हूँ, ठीक है। 8 प्रकार के होते हैं रस, ठीक है। स्थायी भाव यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि उससे भाव निकलता है किससे और कौन सा वो रस है, ठीक है। स्थायी भाव जैसे रति, रति जो है वो श्रृंगार को दर्शाता है, श्रृंगार रस, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हास्य। हास्य जो है ये हास्य रस को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद है शोक, ये करुण रस को दर्शाता है भाई,
ठीक है। करुण रस यानी कि शोक का मतलब होता है दुखी होना, तो दुखी रस है ये, दुखी रस को दर्शाता है। उसके बाद है उत्साह। उत्साह जो है वीर रस को शो करता है भाई, वीर रस को। उसके बाद है क्रोध, ठीक है। क्रोध जो है वो है रौदर रस को दर्शाता है, रौदर, ठीक है। उसके बाद है भय। भय जो है भयानक, भयानक यानी कि डरावनी चीज़ों को दर्शाता है। उसके बाद 7वां है जुगुत्सा। जुगुत्सा जो ये है विभत्स, विभत्स जो है रस उसको दर्शाएगा। और 8वें नंबर का जो है वो है निर्वेद। निर्वेद ये जो है शांत रस को दर्शाता है भाई, ठीक है। ये जो है शांत रस को दर्शाता है, ठीक है। ठीक है। रति जो है श्रृंगार रस होता है, प्रेम रस होता है, उसको दर्शाएगा। हास्य, हास्य को, शोक जो है करुण को, उत्साह जो है वीर को, क्रोध जो है रौदर को, भय जो है भयानक को, जुगुत्सा जो है विभत्स को, और निर्वेद जो है शांत रस को दर्शाता है, ठीक है। ये रस थे, इससे ज़्यादा इसके बारे में डीपली नहीं पूछेगा, बस इतना ही आता है। अगर लाइनें दे दी जाती हैं आपके तो उसमें पूछ लिया जाता है कौन सा रस है, तो जो वर्ड जो उसमें दिए होते हैं उससे आपको देखना होता है कि कौन सा रस है।